नमस्ते, हेलो, जय जोहार एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है निशा शर्मा और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पेपर 1 के ऊपर। हाल ही में हुए मेंस के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए थे लैंग्वेज में, या फिर क्या अप्रोच हमको रखना होता है उसको सॉल्व करने के लिए, स्पेस मैनेजमेंट कैसे सीखेंगे, ये सब बातों पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। पेपर 1 में भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 के ऊपर, जो आपको पता है लैंग्वेज होता है हिंदी। इसके अलावा पार्ट 2 और पार्ट 3 जो इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी का रहने वाला है, इंग्लिश या छत्तीसगढ़ी लैंग्वेजेस के, उसको हम आने वाले वीडियोस पर डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो जो है वो हिंदी लैंग्वेज के लिए रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम और भी कुछ चीजें जानेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेस मैनेजमेंट हम सीखने वाले हैं कि आपको कम स्पेस दे या ज्यादा स्पेस तो आप कैसे हैंडल करेंगे आंसर्स को लिखना। वोकैब ग्रामर के अलावा जो साहित्यिक पोर्शन है या पत्र वाला सेक्शन है उस पर हम ज्यादा विशेष ध्यान देकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको ये मैं बता दूं कि ये जो पेपर होता है लैंग्वेज का वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, ये आप सभी जानते हैं, पर बावजूद इसके हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था 2021 की बात है, जो मार्क्स था आउट ऑफ 200 वो 149.5 मार्क्स था। ठीक है, ये मैं 2018 के बाद के बारे में बात कर रही हूँ, वरना 2018 वाले उसमें हमने देखा 153 वगैरह भी लैंग्वेज में गया है, पर उसके बाद का जो था उसमें अभी फिलहाल कुछ वर्षों में ये जो मार्क्स रहा है वो हाईएस्ट मार्क्स रहा है, जो कि है 149.5। तो ये जो है वो अचीव करना बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। इवन आप 150 के अराउंड भी या उससे ज्यादा भी आप स्कोर इजिली कर सकते हैं। ये सिर्फ एक लौता पेपर है जिसमें हम मोर देन 75% जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों को यही हिदायत रहेगी कि आप इस पेपर पर विशेष ध्यान दें और साल भर एटलीस्ट थोड़ा समय 15 से 20 मिनट हमको लैंग्वेज के लिए निकालना चाहिए, जो आप निकालेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर हम इस बार देखते हैं कि इस बार लैंग्वेज के पेपर में हाईएस्ट मार्क्स कितना जाता है। फिलहाल डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन पूछा है पंचमाक्षर किसे कहते हैं। तो ये पंचमाक्षर जो है इस वर्ड के बारे में पूछ रहा है और लिखा है उनका उल्लेख भी कीजिए। तो पंचमाक्षर हमको पता है ये क्या होता है। पंचमाक्षर है स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, क्या स्पर्श व्यंजन आपको पता ही होगा, व्यंजन के वर्गीकरण में हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग, उसमें 5 वर्ग होता है जो आपको पता होगा, क, च, ट, त और प वर्ग। तो इन 5 वर्ग के जो अंतिम वर्ण है उसको हम कहते हैं पंचमाक्षर। तो हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, हर एक वर्ग में 5 वर्ण, कुल यहाँ 25 वर्ण होते हैं। तो इनके जो अंतिम वर्ण है वो देख लेते हैं क्या है। उनका उल्लेख भी करना है, मतलब आपको यहाँ ये लिखने के अलावा आपको ये तो लिखना ही है कि पंचमाक्षर किसे कहते हैं, पर इसके अलावा आपको यहाँ उसका उल्लेख भी करना है, मेंशन करना है कि कौन कौन से वर्ण जो है उनको पंचमाक्षर कह रहे हैं। तो पंचमाक्षर है हर उसके, अगर हम अंतिम वर्ण को देखें हर वर्ग के, तो क ख ग घ अंगा, पहला हो गया अंगा। उसके बाद दूसरा वर्ग जो है च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न और प फ ब भ म। तो ये जो है 5, इसको हम कहते हैं पंचमाक्षर। ठीक है, और ये है क्या, तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को हम कहते हैं पंचमाक्षर, और ये 5 जो है वो पंचमाक्षर है। बढ़ते हैं आगे। आपको वैसे तो मेंशन किया ही था उल्लेख करने पर, अगर आपको मेंशन ना भी करे उल्लेख करने तो भी आपको पंचमाक्षर लिखने के बाद इन 5 को आपको लिखना चाहिए ही। चलिए अगला देखते हैं। त वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है। तो उच्चारण स्थान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट या फेवरेट क्वेश्चन है पीएससी का, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वो हर साल यहाँ एक क्वेश्चन तो जरूर देता है। तो ये त का पूछा है, ये जो हमारा स्पर्श व्यंजन है उसमें ये 5 वर्ग क्या सेम ही, मतलब इस 5 वर्ग मतलब एक वर्ग के अंदर जो 5 वर्ण है, तो हर प्रत्येक वर्ग के जो 5 वर्ण है उनका उच्चारण स्थान सेम ही है। तो यहाँ पूछा है फिलहाल त के बारे में, इसको आप एक तरीके से याद कर सकते हैं KTM 2। तो यहाँ ये जो के है कंठ
टी से तालु है, एम से मूर्धा है, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। तो यहाँ ये जो त है वो किस में आ रहा है, तो दंत में आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान इसका है दंती। ठीक है, आपको सिर्फ ये एक वर्ड में यहाँ आंसर लिखना रहेगा। आगे अनुनासिक किसे कहते हैं, तो अनुनासिक क्या है देखते हैं। तो अनुनासिक क्या, जिसका उच्चारण मुंह एवं नाक से हो, मुंह एवं नाक से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। तो जिसका भी उच्चारण, जिन भी वर्णों का उच्चारण मुंह या नाक से होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इस अनुनासिक वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो इनमें ये जो पंचमाक्षर हमने देखा ये आते हैं, पंचमाक्षर इसमें है। पंचमाक्षर मतलब ये पांचों ही वर्ण जो है वो किस में आएंगे, आपके अनुनासिक में। इसके अलावा अनुस्वार ये क्या है, तो ये जो अम की मात्रा है वो भी किस में आता है, अनुनासिक में आता है। ठीक है, आप इतना इसमें लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वर अल्पप्राण होते हैं अथवा महाप्राण। तो अल्पप्राण या महाप्राण आपको पता है, तो ये प्राण वायु के हिसाब से हम वर्णों को वर्गीकरण देखते हैं इसके। तो अल्पप्राण जिसमें हमको जो श्वास है या वायु है, सांस जो है उसकी मात्रा कम लगती है और महाप्राण में ज्यादा लगती है। तो स्वर के बारे में पूछा है, तो जो सारे स्वर होते हैं, सारे स्वरों का उच्चारण जो होगा वो अल्पप्राण के द्वारा होता है। मतलब कि अगर हम इसमें देखें तो इसका उत्तर होने वाला है अल्पप्राण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है पुल्लिंग शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो ये जो लगान है वो पुल्लिंग है, मिलान पुल्लिंग है और पान पुल्लिंग है। उड़ान जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक है, तो आप इसमें ये पिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश को, यहाँ रेखांकित नहीं है, ये घड़े से ये वाला जो पोर्शन है ये रेखांकित है। तो रेखांकित अंश में प्रयुक्त कारक को पहचानिए। कारक के बारे में पूछ रहा है। कारक हमको पता ही है कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 8 होते हैं। उसमें से हमको देखना है कि कौन सा कारक पूछा है। तो यहाँ अंडरलाइन इसमें है, तो आपके पास कौन सा कारक है, यहाँ से। ठीक है, और हमको पता है कि से जो कारक है वो 2 जगह पे आता है, एक होगा करण और दूसरा होता है अपादान। तो दोनों में ही से देखने को मिलता है, से विभक्ति दोनों में ही रहती है। फिर क्या डिफरेंस होने वाला है या कैसे हमको पता चलेगा कि करण है या अपादान। तो हमको पता है करण जो है वो साधन के बारे में बात करता है, करण जो है वो क्रिया के साधन के बारे में बात करता है, वही जो अपादान है वो अलगाव के बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, मोहन ने घड़े से पानी ढाला। तो क्रिया क्या है, पानी ढालना है, और वो जो क्रिया है वो किस साधन से हो रही है, तो घड़े से हो रही है। तो यहाँ बहुत ऑब्वियस और क्लियर है कि यहाँ आपका कौन सा कारक होने वाला है, करण कारक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है करण कारक। चलिए अगला जो है वो लिखा है प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया पर चर्चा करते हैं। तो जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो क्या है, जब कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। नाम से ही क्लियर है, प्रेरणा। तो कर्ता मतलब जिसके बारे में बात कही गई हो, तो कर्ता वहां काम खुद नहीं करेगा, वो किसी अन्य से काम करवाएगा। उदाहरण बिल्कुल डालेंगे हम, तो उसका उदाहरण होगा
रोहित कमल से पत्र लिखवाता है। तो यहां देखिए, रोहित कमल से पत्र लिखवाता है, यहाँ करता कौन है? तो यहाँ करता है रोहित। ठीक है, तो क्या रोहित ने पत्र लिखा है क्या? नहीं, वो किससे लिखवा रहा है पत्र? कमल से। तो ये है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण। जो लिखवाता जो ये शब्द है वो दिखा रहा है कि इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। इसके अन्य एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, जैसे कि जमींदार ने किसानों से खेत जुतवाया आदि जो है इसके एग्जाम्पल रहने वाले हैं। कभी भी आपको एग्जाम में किसी भी चीज की परिभाषा को पूछा जाए तो आप उसमें उदाहरण जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, उदाहरण जरूर मेंशन करिएगा। आने वाले स्लाइड्स में आपको कुछ एरर देखने को मिलेंगे जो मैंने जानकर इंसर्ट किया है। मैं वहां आपको बताऊंगी कि कैसे आपको उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है या उन गलतियों को अवॉइड करना है। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण को लिखिए। तो इस वाक्य में हमको क्रिया विशेषण पता लगाना है। वाक्य है हमारा, अच्छा लड़का कक्षा में शांतिपूर्वक बैठता है। तो पहले तो हमको पिक करना है क्रिया विशेषण। तो जो ये क्रिया विशेषण है यहाँ वो है शांतिपूर्वक। ठीक है, तो आंसर इसका सिर्फ इतना था, शांतिपूर्वक। पर इसके बारे में मैं आपको और डिटेल बताती हूँ, इसके प्रकार पर मैं बताती हूँ। तो ये क्रिया विशेषण का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई शब्द को देकर, कोई क्रिया विशेषण के प्रकार को देकर कि वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो इस प्रश्न में ये जो शांतिपूर्वक है वो है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसको पहचानने के लिए हम प्रश्न पूछते हैं कैसे। ठीक है, तो अच्छा लड़का कक्षा में कैसे बैठता है? तो अच्छा लड़का कक्षा में शांतिपूर्वक बैठता है। तो आपको उत्तर मिल रहा है कैसे का, तो ये हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 4 प्रकार के कुल क्रिया विशेषण है, उनमें से एक जो प्रकार है वो आपका है रीतिवाचक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ मेंशन किया है एक एक। तो देखिए, अब यहाँ एक एक मेंशन करने का मतलब केवल आपको एक ही लिखना है। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो एक से ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, पर आप ये समझिएगा कि बहुत ज्यादा जब वो इवेल्युएटर देखता है आपकी कॉपीज में तो वो इरिटेट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं मार्क्स देने के लिए दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको मेंशन किया है कि आपको एक ही लिखना है तो आप केवल एक लिखिए और सटीक लिखिए कि उसमें आपके नंबर बिल्कुल भी ना कटे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने मान लीजिए 3 लिखा, पहला वाला ही जो है वो आपका गलत है। ठीक है, पहला ही जो पर्यायवाची है कुछ भी हो सकता है, जो आपको पूछा गया वो गलत है, बाकी के ये दोनों सही है। पर ऐसा हो सकता है कि वो जो आपको मार्किंग है वो इसके बेसिस पर करे। तो इसलिए ये सब चीजों से बचने के लिए आप एग्जाम में केवल जितना पूछा गया है उतना ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ आपको 2-3 बता देती हूँ। सी का जो है, सी का होता है शार्दुल, केहरी, केसरी, मृगेंद्र, मृगराज, ये सब जो है वनराज, ये सभी के सभी क्या है, सिंह के आपके पर्यायवाची हैं। अगला है आनंद। तो आनंद मतलब क्या होती है, खुशी। तो इसका क्या होगा, आनंद का होगा प्रसन्नता, प्रमोद, अमोद हो सकता है, हर्ष होगा, ये सब। तीसरा जो है वो है मृग। आपको पता है मृग किसे कहते हैं, हिरन को। तो मृग हिरन, इसी को हम कहते हैं चारुलोचन, ठीक है, तो ये हम इसमें बता सकते हैं। इसके अलावा इसका अन्य जो होगा वो है सारंग। अन्य जो है इसका क्या हो जाएगा, सारंग, कुरंग भी इसको कहा जाता है। अगला है अनुपम। तो अनुपम मतलब होता है अनोखा, अद्वितीय। इस बार आपके वॉकेब बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, वॉकेब के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी थे, आपसे ये बन जाने चाहिए थे। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपके इन चारों में से एटलीस्ट एक एक पर्यायवाची आपने तो सभी के बिल्कुल सही लिखे होंगे। चलते हैं आगे। इस प्रश्न में हमको पूछा है विलोम के बारे में, तो विलोम पर चर्चा करते हैं। पहला जो विलोम पूछा है वो निष्काम है। तो निष्काम का उल्टा होता है सकाम। ठीक है,
दूसरा जो प्रश्न है वो है पाश्चात्य। तो जो वेस्टर्न को हम पाश्चात्य कहते हैं, तो वेस्टर्न का हम इसको लिख सकते हैं पूर्वी, ईस्टर्न। प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना, इसका हो जाएगा नवीन। अगला निषिद्ध, निषिद्ध का हो जाएगा विहित। ठीक है, इनमें भी कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था नहीं, ये भी बड़ा इजी था। अगला शब्द युग्म के अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। समुच्चारित शब्द भिन्न, समुच्चारित शब्द युग्मों के अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी हर साल आपको मेंस में देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सिलेबस देखने के समय कि ये समुच्चारित, तो वो समझ जाते हैं क्योंकि जो बुक्स हम जनरली पढ़ते हैं उसमें ये मेन चैप्टर का नाम दिया रहता है, पर याद रखिएगा इसका अन्य नाम होता है शब्द युग्म। तो ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। तो पूछा है प्रसाद और प्रासाद का। तो प्रसाद मतलब होता है जो हम भोग लगाते हैं वो, या इसको हम कृपा भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्रासाद है इसका अर्थ होता है महल। आप बिल्कुल एग्जाम में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये लिखेंगे प्रसाद, फिर वहां डालेंगे भोग, और फिर ये प्रासाद लिखकर महल डालेंगे। तो ये क्या है, आपका टाइम टेकन हो जाता है। तो आप अवॉइड कर सकते हैं इन चीजों को, जिस प्रकार वो लिखा है वैसे। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ ये शब्द पहले है तो आपको यहाँ पहले भी इनको ही बताना है। आप ये नहीं कर सकते कि आपका यहाँ प्रसाद लिखा है और आप महल को पहले डाल देंगे, तो फिर आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। चलते हैं आगे। आसन और आसन। तो आसन जो है वो आपको पता है बैठने की वस्तु होती है। ठीक है, बैठने की वस्तु। आसन का मतलब होता है आसन्न, निकट या फिर पास। ये भी बहुत इजी प्रश्न था। अगला है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखिए। तो जो शीघ्र समझ में ना आए तो इसका बहुत सारा हो सकता है, पर एक हम लिख सकते हैं यहाँ दुर्बोध। ठीक है, जो आसानी से समझ आ जाए सुबोध। ठीक है, जो आसानी से समझ ना आए या शीघ्र समझ में ना आए इसे हम कहेंगे दुर्बोध। अगला है जो बात वर्णन से बाहर हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाहर से बाहर। ठीक है, किससे बाहर, वर्णन से। तो आप लिखेंगे वर्णन और फिर डालेंगे आतीत। ठीक है, यहां मैंने ये से बाहर को हाईलाइट क्यों किया, से परे, से बाहर, इन सारे शब्दों का प्रयोग अगर आपके वाक्य शब्द में हो रहा है, सेंटेंस में हो रहा है, वाक्य में हो रहा है, तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं अतीत। ठीक है, जो यहाँ संधि होने के कारण हो रहा है वर्णातीत। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है, वर्णन और अतीत जुड़ा है और ये बना लिया है आपका वर्णातीत, संधि है ये। ठीक है, तो इन शब्दों में आप क्या करेंगे, अतीत यूज करेंगे। आप वाक्यांशों के लिए एक शब्द में देखिएगा, ऐसे बहुत सारे आपको कॉमन जो चीजें हैं वो निकल कर आएंगी कि अगर कुछ आपके वाक्य में है तो उसकी जगह पर कुछ ऐसे शब्द आएंगे। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी संधियां हैं लिखिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ उसने प्रकार पूछा है, कौन सी संधियां हैं। तो आप एग्जाम में भी केवल यही काम करेंगे कि आपको सिर्फ प्रकार को बताना है। हालांकि मैं अभी आपको वहां संधि विच्छेद करके भी बताऊंगी, पर आपको एग्जाम में केवल जितना पूछा जाए उतना लिखना है। तो धनुष टंकार का हो जाएगा धनु, धन टंकार। ठीक है, तो अब यहाँ आपको विसर्ग देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका उत्तर होने वाला है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब देखते हैं, ये एक नियम है जिसमें अगर यहाँ विसर्ग के बाद ट या फिर ठ होता है तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, अधश में। तो यही हुआ है यहाँ। दूसरा जो है अजंत, उसका होगा अच धन अंत। ठीक है, अब यहाँ आपको एक विसर्ग व्यंजन देखने को मिल रहा है, हलंत देखने को मिल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, तो आपका उत्तर था विसर्ग और व्यंजन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। तो यहाँ आपको दोनों काम करना है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को संधि में कंफ्यूजन होता है।
अगर आपको बहुत इजी वर्ड्स मिल जाते हैं तो फिर तो आपको उसका उत्तर पता होता है, पर अगर आपको इजी वर्ड्स ना देकर कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को दे दिया जाए तो अगर आपको उसका नियम वगैरह नहीं पता है तो आपको शायद उसको बनाने में कठिनाई का सामना हो सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए संधि के लिए स्पेशल अलग से वीडियोस लेकर आऊंगी। फिलहाल यहाँ हम देखते हैं गुर्वोदार्य। ठीक है, गुर्वोदार्य, ये जो है यहाँ र है, ये जो छोटी सी मात्रा र की है, यहाँ पर ही सारा खेल जो है वो होने वाला है। देखिए, ये इसको मैं सामने लिख देती हूँ समझने के लिए, और ये हो गया वो दार्य। अगर आप इसको इस तरीके से सोच पाएंगे तो ही आप सही बना पाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, वह दिख रहा है वाक्य में, सॉरी शब्द में। आपको शब्द में क्या दिख रहा है, वह देखने को मिल रहा है, और उस व के सामने आपके पास आधा कोई वर्ण है, तो य व र ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और किसमें ये देखने को मिलता है, तो यन में। यही हमको अयादि में देखने को मिलता है, अय, आय, अव और आव। तो यहाँ वह है, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये भी हो, पर ध्यान रखिएगा यहाँ अयादि इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ वह के सामने अ है। अ का होने का मतलब है कि कोई भी जो वर्ण वहां रहेगा उसके सामने व के वो पूरा होगा, आधा नहीं होगा। पर यहाँ आपको र जो है वो कैसा दिख रहा है, आधा वर्ण दिख रहा है। तो इस केस में आपका ये जो संधि है वो अयादि ना होकर होगा क्या, यन। यन में भी क्या व यूज करेंगे हम, और ये व मिलता किस प्रकार है, तो ये मैं यहाँ लिखती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये व आपको मिलता है इसके यहाँ उ या उ होने पर, और यहाँ भिन्न स्वर होने पर। भिन्न स्वर का अर्थ है कि दोनों उ के अतिरिक्त कोई भी दूसरा जो स्वर है वो आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। अब हमको पता चल गया यहाँ से कि वह है, तो यहाँ ये टूटेगा किस प्रकार, इधर। तो वह को छोड़कर हमको उसके पहले जो भी लिखा है उसको हम लिख देना है। ये अप्रोच के साथ ही आप सॉल्व करेंगे ना। र आधा है तो भी हम इसको क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे। इट मीन्स कोई भी वर्ण जो आधा रहेगा उसको आपको क्या करना है, पूरा करके लिखना है, धन डालकर। अब व में जो मात्रा है उससे आप यहाँ शब्द बनाकर लिख सकते हैं। तो व में मात्रा थी ओ की, तो हमने बना लिया उदार्य। जो दूसरा है हमको मिल चुका है, दूसरा जो शब्द है वो हमको मिल चुका है। चलिए इसमें देखते हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपको यहाँ ओ मिला है तो आपने बनाया है उदार्य, पर वही अगर ओ की जगह ओ होता तो आप बना देते औदार्य। ठीक है, अब देखते हैं गुर्वोदार्य में अब र में कौन सी मात्रा आएगी, तो उ आनी है। अब उ भी कौन सा, तो देखते हैं दो प्रकार के उ जो है वो इससे बनेगा। एक जब इसमें छोटा उ ऐड होगा, ठीक है, मतलब कि ये वाली मात्रा ऐड होगी। एक जब इस रा में बड़ा उ ऐड होगा, मतलब कि ये वाली मात्रा रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें कौन सी मात्रा रहने वाली है। तो इसका जो बनने का तरीका है वो होने वाला है, अगर र में छोटा उ रहता है तो वो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, पर अगर वही र में बड़ा उ होता है तो वो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ अल्टीमेटली यहाँ पर आपका जो गुरु है वो दोनों में से एक तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, या तो वो इस प्रकार लिखा जाएगा या तो वो इस प्रकार लिखा जाएगा, और यही आपका क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि किस प्रकार लिखा जाता है। एक चीज और सुनिएगा, यहाँ तो आपको अलग से मेंशन है इन चीजों के बारे में कि आपको यहाँ नीड है छोटा उ डालना है कि बड़ा उ र में, तो आप उसको ध्यान दे रहे हैं। वरना हम कभी भी इस र के साथ उ लिखने के समय ध्यान नहीं देते, हमारा जब मर्जी तो हम उस तरीके का लिख देते हैं, पर आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए ये आप मुझे बताएंगे, तो ये बनेगा गुरु धन उदार्य। पहला क्वेश्चन बनेगा आपका गुरु धन उदार्य। ठीक है, दूसरा यही बना लेते हैं। यहाँ भी देखिए आपको वह देखने को मिल रहा है, और वह के सामने क्या है, न है, जो कि आधा है। तो अगेन इसी वाले उसमें चलते हैं हम। तो मैंने क्या बोला, अन्वय, इसका ये वह छोड़ दो, तो वह छोड़ने के बाद शुरू में बच रहा है हमारा अन। मैंने बोला था जो आधा वर्ण है उसको हमको पूरा करके लिख देना है। उसके अलावा व में कौन सी मात्रा, तो कोई भी मात्रा नहीं, इसका मतलब यहाँ अ है और पीछे या हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ क्या लगेगा, या तो छोटा उ लगना है या तो बड़ा उ लगना है। तो अब आपको पता है कि अनु किस प्रकार लिखी जाती है, तो छोटा उ के साथ लिखी जाती है। तो इसका बन जाएगा अनुधन ए। और ये दोनों ही कौन सा संधि है, तो ये दोनों ही है यन स्वर संधि।
अगर आपको स्वर संधि के प्रकारों से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको मेंशन करना ही है वहां उनके प्रकारों के नाम। आप सिर्फ स्वर संधि लिखकर बच नहीं सकते, वहां आपके नंबर कट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सामासिक पदों का विग्रह करते हुए उसके नाम लिखे। तो यहाँ पे विग्रह करना है हमको, फिर उसका नाम लिखना है। चलिए पहला दत्त चित्त, ये शायद आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है। दत्त, तो दत्त मतलब होता है दिया गया, दत्त दिया गया। दत्त है जो चित्त, चित्त मतलब होता है मन, ठीक है। दत्त है जो चित्त, यहां ये हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। तो विशेषण और विशेष्य आता है कर्मधारय में, तो आप देख सकते हैं विशेषण जो विशेषता बता रहा है और विशेष्य जिसके बारे में बात कही गई है। तो ये जो चित्त है ये है हमारा क्या, विशेष्य, और ये जो दत्त है वो है विशेषण। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा जो है वो है तुलसीकृत। ये तो बहुत कॉमन और बहुत इजी क्वेश्चन है। तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है, तुलसी के द्वारा कृत। और यहाँ आपने विभक्ति यूज की है के द्वारा, जो कि आपको पता है किसमें आता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो यहाँ हो जाएगा करण तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष के अगर आप प्रकार लिख दें तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। आजकल क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रकारों को भी आपको अगर मेंशन करने को मिल रहा है तो आप वहां बिल्कुल मेंशन करिए, आपके वो जरा भी मार्क्स नहीं काट सकते। और वैसे भी आप इनको तो याद करेंगे ही कारक में। इसके अलावा एक और चीज ध्यान में रखिएगा, इसी करण तत्पुरुष को तृतीया तत्पुरुष समास भी कहते हैं, ठीक है। तृतीया तत्पुरुष समास भी कहा जाता है इसको। बढ़ते हैं आगे। बहुब्रीहि समास को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण लिखिए। वैसे तो यहां से मेंशन कर दिया एक उदाहरण, पर अगर ये मेंशन नहीं भी करता तो भी आपको मैंने बोला है कभी भी किसी भी चीज की आप परिभाषा लिख रहे हैं तो एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो आप वहां बिल्कुल मेंशन करिएगा। तो बहुब्रीहि समास का जो परिभाषा है वो रहने वाला है जहां दोनों पद, दोनों पद कौन कौन से हैं हमारे, तो पूर्व एवं उत्तर पद। पूर्व मतलब जो प्रथम पद होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं, और जो द्वितीय पद होता है बाद वाला उसको हम उत्तर पद कहते हैं। तो जहां दोनों पद प्रधान न होकर, जहां दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य अर्थ को प्रकट, जहां दोनों पद प्रधान ना होकर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ जो दो पद होंगे वो दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे। जैसे आप बाकी के प्रकारों में देखते हैं किसके, समास के, तो एक ये बहुब्रीहि दूसरा द्वंद्व, इन दोनों को छोड़कर जो बाकी के चार प्रकार है, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी या फिर द्विगु, तो इन सभी में, इन चारों में क्या होता है, या तो प्रथम पद प्रधान होता है या तो द्वितीय पद, या फिर हम कह सकते हैं पूर्व या उत्तर पद प्रधान होता है। पर बहुब्रीहि में दोनों ही पद प्रधान नहीं होता, इसके अलावा कोई तीसरे जो शब्द या पद को है ये इंगित कर रहा होता है या चिन्हित कर रहा होता है। लेकिन आप इसी को द्वंद्व में देखते हैं तो वहां दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो उदाहरण लिखते हैं। अब देखिए उदाहरण आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको इजी है या जो आपको ध्यान में है, ठीक है, पर कोशिश करिए कि ऐसा कुछ उदाहरण डालिए जो वो देखकर मतलब इम्प्रेस हो जाए आपके उदाहरणों से, तो भी वहां आपको मार्क्स नहीं कटेगा। अब आपको दशानन पता है, आप दशानन ही लिखेंगे यहाँ, तो वो क्या है, बहुत कॉमन है कि सब जो है वो उसको लिखते हैं। तो कोशिश करिए कि कुछ अलग प्रकार जो है आप यहाँ डालिएगा, ठीक है। तो आपने क्या उदाहरण लिखा है या आप क्या उदाहरण यहाँ डाल सकते हैं, तो आप इसको भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छे उदाहरणों की तरफ बिल्कुल जाइएगा। हर समास का एटलीस्ट एक ऐसा उदाहरण पकड़िए जो अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, कॉमन ना हो। अनएक्सपेक्टेड मतलब कॉमन ना हो, जिससे आपको मार्क्स जो है अच्छे मिलेंगे। चलिए अगला है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। तत्सम लिखना है तो आसरा का तत्सम होता है आश्रय। तत्सम मतलब कि ये
संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, तो ये थोड़े कठिन शब्द बोल सकते हैं एज कंपेयर टू ये तद्भव के। दूसरा है दुर्बला का दुर्बल। तीसरा पीठ का होगा पृष्ठ। और चौथा है छाता, जिसका होगा छत्रक। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर ये है। बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना होता नहीं है। अब आपको इन्हीं का तद्भव रूप लिखना है, तो स्वामी का तद्भव होता है साई। राजा का राव भी कहा जाता है या इसको राय भी कहा जाता है। कार्य का होता है काज और कर्ण का होता है कान। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। शुद्ध रूप लिखना है हमको। शुद्ध रूप लिखने का तरीका क्या होता है मैं आपको पहले बताती हूँ कि आप कैसे शुद्ध रूप को पढ़ सकते हैं हिंदी में। तो कभी भी आप शुद्ध रूप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपकी बुक में होगा भी, तो आप कभी भी ये मत देखिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार लिखा गया और आपको उस क्वेश्चन में क्या चेंजेस करना है। आप हमेशा उन शब्द को ही ध्यान रखिए कि वो लिखा किस प्रकार जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ अंताक्षरी बताती हूँ। प्रोनाउंस भी आप अंताक्षरी करते हो तो आपको लगेगा कि ये सही है, पर होता क्या है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी। तो अब देखना, अगर आप इसको इस तरीके से याद करते हो कि अ जो है ये ठीक है, अम की मात्रा भी है आधा ना, त जो है वो पूरा उसको आपको आधा लिखना और यहाँ या ऐड कर देना है। तो इस प्रकार का जो अप्रोच है वो नहीं रखना है आपको। आपको सीधे ये ध्यान में रखना है गलत क्या है आपको उससे मतलब नहीं है, वो लिखा किस रूप से जाता है या किस प्रकार सही लिखा जाता है, आपको केवल वो ध्यान देना है। ठीक है, पहले वाले पर चर्चा करते हैं। तो आपको लगेगा कि ये तत्व सही है, पर तत्व जो है वो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, मतलब कि दो ता जो है वो रहता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार हम महत्व लिखते हैं। तो आपको लगता है कि ये महत्व सही है, पर महत्व जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तत्व इस प्रकार होगा। अगला यथेष्ट, तो ये हो जाएगा यथेष्ट ट लिखते हैं। वाल्मीकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिए। आपको लिखना, आपको देखना ही नहीं कि हाँ इसने छोटी की मात्रा किस में डाली है, बड़ी की मात्रा किस में डाली है। आपको पता होना चाहिए कि वाल्मीकि लिखा किस प्रकार जाता है। तो म में बड़ी और क में छोटी ई के साथ लिखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी शुद्ध रूप पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं किनके वाक्यों के, और आपको लगता है कि आप इसको सही अटेम्प्ट कर लेंगे, पर कभी कभी आपको यहाँ डिफिकल्टी हो जाती है। तो आपको इसका अप्रोच रखना पड़ेगा, पढ़ना आपको इसको पड़ेगा ही। चलिए पहला देखते हैं। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ जो है वो स्पष्टीकरण लिखा है और उसके साथ ही करने लिखा है। स्पष्टीकरण का अर्थ क्या होता है? स्पष्टीकरण का अर्थ होता है स्पष्ट करना। तो ऑलरेडी जब उस शब्द का ही अर्थ स्पष्ट करना है तो और हम करने ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूं। कभी कभी आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें एक से ज्यादा जो है शुद्ध रूप पॉसिबल है। ठीक है, तो वैसे यहाँ इसका और बन सकता है, अथवा मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। अल्टीमेटली क्या, आपको स्पष्टीकरण और करने एक साथ नहीं लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी दे दिया आपको। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑलरेडी ये जो अनेक है वो बहुवचन शब्द है, तो आप उसमें और अनेकों ऐड नहीं कर सकते। ओ डालने का मतलब बहुवचन डालना होता है। चलिए आगे है उपसर्ग के एक एक शब्द लिखिए। अगेन एक एक, तो आप एक एक ही लिखेंगे एग्जाम में। मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। अधि से बना सकते हैं अधिवक्ता। ऐसे शब्द आपको याद है तो लिखिए, अदरवाइज याद रखिएगा ये सब भी इसके उदाहरण हैं। अध्ययन, तो ये किससे बना है, अधि धन अयन से। अध्यादेश,
ये बना है अधिधन आदेश से, और भी हो सकता है अधिकरण वगैरह वगैरह। अप में चलते हैं, अपशब्द, अपयश। अगला उत, तो उत्थान, ठीक है, यहाँ तो आपको त दिख गया। यहाँ देखिए उल्लास, तो ये उल्लास में भी क्या है, उत धन लास, ठीक है। अगला जो है वो है वी, तो वी का हो जाएगा विकार या फिर विषाद या फिर विनिर्माण। ये वी ही था ना क्वेश्चन में। अगर नी है तो इसमें बना सकते हैं निबंध, नियम, निशब्द वगैरह वगैरह। चलिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से मूल और प्रत्यय शब्द को अलग कीजिए। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया ना कि ये अध्ययन का होगा अधिधन अयन, तो आपको पूछा नहीं जा रहा है तो आपको जरूरत नहीं है उसको लिखने की, उस प्रकार से विच्छेद करके लिखने की। पर अगर आपको यहाँ पूछा जा रहा है, जो प्राय प्रत्यय में ही पूछा जाता है, तो आपको वहां मैंडेटरी है कि आप उसको उस प्रकार से लिखेंगे। तो लिखते हैं, ये कमाऊ है शायद, पहला जो शब्द है कटाऊ, सॉरी, तो बट लिखा है यहाँ। चलिए मैं जो लिखा है उस प्रकार से बताती हूँ। तो बटाऊ का हो जाएगा बट धन आऊ, कटाऊ होता तो कट धन आऊ, ठीक है। दूसरा जो है भड़ाका, तो भड़ धन आका। तीसरा जो है गवार, इसका हो जाएगा गांव धन आर, इसमें शायद आपको थोड़ी डिफिकल्टी हुई होगी। अगला है हथौड़ा, इसका हो जाएगा हाथ धन औड़ा। एज कंपेयर टू उपसर्ग, प्रत्यय ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं तो आप बिल्कुल प्रत्यय को पढ़िएगा। उपसर्ग आप बिना पढ़े भी जा रहे हैं और बना ले रहे हैं तो ये अच्छी बात है, पर प्रत्यय बनाने में शायद आपको कठिनाई महसूस हो सकती है, तो प्रत्यय आप पढ़कर जाएंगे। चलिए मुहावरे और लोकोक्तियां देखते हैं हम। वॉकेब वाला पोर्शन इस साल का बहुत अच्छा था। वॉकेब वाले पोर्शन के लिए हमको पढ़ने का अप्रोच यही रखना चाहिए कि हमको डेली पूरे साल भर हमको 10-15 मिनट इसमें देना चाहिए। हिंदी के वॉकेब में ऐसा ही आप छत्तीसगढ़ी के दे सकते हैं, इंग्लिश के वॉकेब के लिए दे सकते हैं। समय वेटेज के अकॉर्डिंग आप अपने क्या बोल सकते हैं, इसको टाइम दे सकते हैं। इसमें भी प्रायोरिटी दीजिएगा भाई। आप देखेंगे क्या कि विलोम के जो प्रश्न है वो आपको आधे नंबर के दिखते हैं, है ना। विलोम के प्रश्न आपको आधे नंबर के दिखने को मिलते हैं। यही अगर आपको बात की जाए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के, मुहावरे लोकोक्तियों की, तो ये आपको क्या मिल सकता है, 1 नंबर का मिलता है हमेशा। तो आपको प्रायोरिटी में क्या रखने हैं, तो जो आपको ज्यादा नंबर दिलाएगा उसको आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। चलिए अगला है मुहावरे और लोकोक्तियां। पहला है धुएं का महल खड़ा करना। तो भाव से समझेंगे, कभी भी आप परेशान मत होइएगा कि आपने वो मुहावरे या लोकोक्तियां नहीं पढ़ी है जो आ गया है, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने नहीं पढ़ा है वो आ गया है, फिर भी आप इसको अटेम्प्ट करिए और बहुत आराम से करिएगा। तो धुएं का महल खड़ा करना क्या है, तो धुएं से महल खड़ा कर सकते हैं क्या आप, ये तो इमेजिनरी चीज है ना, तो ऐसी चीज है जो पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर आप इसमें लिख सकते हैं खोखले वादे करना या अवास्तविक योजनाएं। क्लियर है। बछिया के ताऊ, बछिया के ताऊ, तो ये बछिया के ताऊ का होगा। बछिया ये जो है वो उतना सटीक नहीं है क्या, जो व्यक्ति बछिया की तरह सीधा हो तो ये नहीं, पर हाँ मूर्ख हो, ठीक है, मूढ़ हो, ये सब हो सकता है। बछिया के ताऊ मतलब कि वहां ये बताना चाह रहा है कि वो मूर्ख है। अगला घी भी खाओ पगड़ी भी रखो, ठीक है। घी खाने का मतलब है यहाँ संपन्नता से, और पगड़ी हमारी इज्जत से है। तो अपनी मर्यादा और सम्मान को बचाए रखते हुए अपने सभी शौक पूरे करना, ठीक है, ये इसका एक हो सकता है। इसके अलावा 3 में ना 13 में मृदंग बजाए डेरे में, उसको देखते हैं ये क्या है। तो इसका है किसी काम का नहीं होने पर भी निरर्थक कार्य या काम करना, किसी काम का नहीं होने पर भी या नहीं आने पर भी, ठीक है, फिर भी क्या करना, निरर्थक काम करना। निरर्थक मतलब कि जिसका कोई अर्थ ना हो, ऐसे काम को करना। चलिए
अब हमारे साहित्य वाले पोर्शन में आते हैं। इस बार साहित्य के पोर्शन से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। एक आध क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया था जो अनएक्सपेक्टेड था राइटिंग वाले सेक्शन में, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल पहला जो प्रश्न है दी है ना, ये दी मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं किस व्यक्ति ने लिखा है, तो सर जॉर्ज ए ग्रियर्सन, सर जॉर्ज ए ग्रियर्सन। एक चीज और ध्यान रखेंगे, आपको हिंदी में, इंग्लिश में या छत्तीसगढ़ी में, मतलब अल्टीमेटली लैंग्वेज के पेपर में क्या होता है, एक शब्द में आंसर करना होता है वोकैब वाले पोर्शन में, या कहीं कुछ आंसर आपका एक वर्ड में है, एक शब्द में है, तो आप उस शब्द को गलत नहीं लिख सकते हैं। मतलब कि यहाँ क्योंकि ये लैंग्वेज का पेपर है तो आपकी जो मात्राएं हैं, वर्तनी है, ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंग्लिश में जो स्पेलिंग है, आपके लेटर्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ थोड़ी बहुत भी गलती करते हैं तो मार्क्स कट सकते हैं। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा कि लिखा किस प्रकार जाता है। तो सभी को आंसर तो पता होगा सर जॉर्ज ए ग्रियर्सन, पर हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये लिखने में कठिनाई हो, तो आप क्या करें, इस तरीके का ही प्रैक्टिस करिए। अगर आपको पता है कि आपको हिंदी लिखने में या किसी को इंग्लिश लिखने में दिक्कत होती है, तो आप अपनी जो प्रैक्टिस है उस प्रकार रखिए कि आप जो शब्द या वर्ड्स हैं उसको सही लिख पाए। अगला है हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के बारे में संक्षिप्त टिप लिखिए। तो हमको पता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है वो कहते हैं भक्ति काल को, ठीक है, भक्ति काल को। अच्छा, स्वर्ण युग ये जो शब्द है वो किसने दिया है, हम यहाँ ये भी बता सकते हैं, ठीक है। स्वर्ण काल एक अलग शब्द है, आप ध्यान देंगे तो, और स्वर्ण युग एक अलग शब्द है। आपको इसके बारे में ना पता हो तो मैं बताती हूँ। स्वर्ण युग जो है ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आप इससे इसका आंसर शुरू कर सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, तो वो जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने दिया है, ठीक है। स्वर्ण काल अलग है, स्वर्ण युग अलग है। तो स्वर्ण युग है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ये शब्द इनका है। ये जो संज्ञा दी है भक्ति काल को वो इन्होंने दी है। तो देखते हैं क्या हो सकता है एक आंसर। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग 1375 से 1700 विक्रम संवत, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का टाइमलाइन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि विक्रम संवत लिखना है या ईस्वी लिखना है। बहुत से बच्चे यहाँ गलत करते हैं, और मैंने जानकर कुछ चीजें यहाँ ऐसी रखी है ताकि आपको मैं ये बता पाऊं जो गलतियां आप करते हो उसको आपको अवॉइड करना है। तो आप बिल्कुल ये ध्यान नहीं देते हो कि आप क्या लिख रहे हो, वहां ईस्वी लिख रहे हो या विक्रम संवत। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी आपको मिलेंगे विभाजन, उसमें सब में क्या है, तो विक्रम संवत मेंशन है, ईस्वी मेंशन नहीं है। इस काल के, क्यों इस काल को कहा जा रहा है, इस पर लिख रहे हैं हम। तो इस काल के कबीर, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे महान कवियों ने, ठीक है, आप यहाँ कवि और कवियत्री भी डालिएगा, ठीक है। एक आपने कवियत्री का नाम लिखा है तो कवियत्री भी आप यहाँ मेंशन करिएगा। कवियत्री ने उत्कृष्ट साहित्य की रचना की। जन भाषाओं में रचित साहित्य के कारण यह आम जनता तक पहुंचा, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स होगी चीजें तो क्या वो जन तक के पहुंच पाएगा, क्या सभी लोगों के पास पहुंच पाएगा, क्या नहीं। तो ये जो जन भाषाएं हैं, जो लोगों की भाषाएं हैं, उसमें रचित होने के कारण ये जो इनकी साहित्य थी, इस काल की जो साहित्य थी वो हर लोगों तक पहुंची, आम जनताओं तक पहुंची। इस युग में भक्ति, प्रेम, मानवता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। तो भक्ति भाव था ही, प्रेम का भाव था, इसमें हम अलग अलग इसमें वर्गीकरण देखते हैं भक्ति काल का। मानवता के बारे में बात कही गई और सामाजिक समरसता के बारे में भी बात कही गई कि सब जो है वो बराबर है। साहित्यिक गुणवत्ता, भाव गांधीर्य और लोक स्वीकृति के कारण भक्ति काल हिंदी साहित्य का सर्वाधिक समृद्ध काल माना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, शब्दों का चयन आप अपने हिंदी में बिल्कुल ऐसे रखिए कि सामने वाले आपके मार्क्स ना कट कर पाए। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ उत्कृष्ट शब्द, ठीक है, ये आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ ये जो शब्द थे मानवता या सामाजिक समरसता, ये शब्द आप लिख सकते हैं। बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग तो ये है, साहित्यिक गुणवत्ता, भाव गांधीर्य या फिर लोक स्वीकृति।
ठीक है, तो शब्दों का चयन ही आपको ऐसे क्वेश्चंस में बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। कभी भी आंसर आइडियल नहीं हो सकता है, तो जितने नंबर का ये हो उतने आपको पूरे मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। कितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। पर जो भी आंसर आप लिखेंगे राइटिंग सेक्शन वाले में, आप कोशिश करिए कि शब्दों का चयन आप बहुत अच्छा करिए, जिससे आपके मार्क्स ना कटे। चलिए, अगला है पुनर्जागरण काल का अन्य नाम हमको बताना है। तो जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग उसको कहा जाता है। भारतेंदु युग किसका? तो आधुनिक काल का लिख सकते हैं आप। आधुनिक काल का जो भारतेंदु युग है उसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है। ठीक है, अगला है 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक के कालखंड को हिंदी साहित्य के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, भक्ति काल, या फिर इसको आप बिल्कुल मेंशन करिएगा पूर्व मध्य काल। दोनों ही नाम आपको यहाँ मेंशन करने हैं और बताने हैं। और ये जो टाइम पीरियड है 1375 से 1700, ये है विक्रम संवत में। किसके द्वारा है ये? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है। आप किसी और हिंदी साहित्यकार का नाम लिख रहे हैं तो आप उनके टाइमलाइन को, उनके कालखंड को भी लिख सकते हैं, पर मेंशन कर देंगे तो बढ़िया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास के भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो हमको लिखना है। इस साल मैंने ये देखा कि अभी भक्ति काल के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिले। ठीक है, यहाँ भी भक्ति काल आपको देखने को मिल गया, यहाँ भी भक्ति काल का आंसर मिल गया। एक और क्वेश्चन आपका भक्ति काल का है। तो इस साल प्रीलिम्स में भी ये चीज आप ऑब्जर्व करे होंगे। हिस्ट्री में पूछ रहा है तो सिर्फ आपको मेजरली वो क्या बोलते हैं, लिटरेचर वाले पोर्शन से पूछा था क्वेश्चन। बिल्कुल सेम टाइप का पैटर्न इस बार रखा था। इंडियन ज्योग्राफी में तो ड्रेनेज से या फिर आप कह सकते हैं डैम वगैरह से तो एक टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो इस बार कहीं ना कहीं वो सेम टॉपिक पर से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस निकालने को किया है। प्रीलिम्स में भी उसने ये काम किया है पीएससी ने, और मेंस में भी मैंने लैंग्वेज के पेपर में ये चीज ऑब्जर्व की है। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि कभी कभी आप किसी एक आध टॉपिक को छोड़कर चलते हैं तो आपको उन एक टॉपिक से एक से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को आने वाले समय पे मिल सकते हैं। तो आप अवॉइड करिएगा किसी भी टॉपिक को स्किप करना। चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो पहले तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? सॉरी, भक्ति काल को, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को। तो ये जो भक्ति काल है इसको प्रमुखतः दो भागों में हमने बांटा है। कौन कौन सा? तो सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण। ठीक है, इसके अलावा फिर से इसको हमने दो उपशाखाओं में बांटा, दोनों को ही। तो सगुण मतलब जहां पर आपको क्या बोल सकते हैं, ईश्वर के रूप की उपासना करने को मिलेगी। निर्गुण जहां निराकार रूप की उपासना आपको करने को मिल रही है। सगुण में आप सगुण है, आप ईश्वर उपासना कर रहे हैं, तो यहाँ आप रामाश्रय या फिर राम भक्ति देख सकते हैं और कृष्ण भक्ति एक देख सकते हैं। निर्गुण वाले में हम देखते हैं एक तो ज्ञान मार्गी और दूसरा देखते हैं हम प्रेम मार्गी। तो अल्टीमेटली ये जो चीज है वो आपको मेंशन करनी है। ठीक है, मैं यहाँ ये जो आंसर रखी हूँ ये तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा आप साइड में अपने आंसर शीट के साइड में छोटा सा स्पेस आप इस चार्ट को दे दीजिएगा, तो नो डाउट आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। आप इन चार्ट को इस तरीके से रख दीजिएगा, थोड़ा क्लियर बनाकर, बहुत कम स्पेस में ये काम आपका हो जाएगा। इसके अलावा फिर आप क्या लिखेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर दीजिए। कितना स्पेस है सारा कुछ उस पर निर्भर करता है। तो मैं आपको एक आइडियल आंसर बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप स्पेस के अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली मिलता है तो आपको भक्ति काल के बारे में बताना है, कितने भागों में बताना है, तो आपके पास स्पेस है इनफ, तो आप ये लाइन डाल सकते हैं। क्या? हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर अगेन स्वर्ण काल किसने कहा है? तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और स्वर्ण युग कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला देखते हैं, अगला लाइन है, विचार और उपासना पद्धति के आधार पर भक्ति काल को मुख्य रूप से दो काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। और पुनः, ठीक है, जो मैंने दो आपको बताया ना, सगुण और निर्गुण, और पुनः प्रत्येक धारा के दो दो उपशाखाओं में बांटा गया है। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा देखते हैं। निर्गुण में क्या है? तो इस धारा के कवि ईश्वर के निराकर, अजन्मा और सर्वव्यापी रूप की उपासना करते थे। निराकार मतलब कि जिसका कोई आकार ना हो।
वे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और बाहरी आडंबरों का विरोध करते थे। तो ये इसकी विशेषताएं हैं इस काल की, जो यहाँ मैंने लिख दी है। आपके पास स्पेस जो रहेगा आप उस तरीके से वहां यूज कर सकते हैं। इसे दो शाखाओं में विभाजित किया गया, ज्ञानाश्रयी जिसको संत काव्य धारा भी कहा जाता है, क्या ज्ञानाश्रयी को संत काव्य धारा, और आप एक देखेंगे प्रेमाश्रयी, उसको हम कहते हैं सूफी काव्य धारा। तो ये अन्य नाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप इसको लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। हाँ, अवधारणा क्या है इस शाखा के बारे में? तो इस शाखा के कवियों ने ज्ञान, गुरु की महत्ता और सामाजिक सुधार पर बल दिया। ठीक है, तो क्या, तो ज्ञान के बारे में बात करेंगे, गुरु की महत्व, ज्ञान कौन देगा? तो गुरु देगा, तो गुरु की महत्ता भी यहाँ हमको देखने को मिली। सामाजिक सुधार पर भी बल देखने को मिला। भाषा मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज, हम भले ही हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे हैं, पर इतिहास को आपको कनेक्ट किससे करना है? भाषा से, लैंग्वेज से। तो आप एक ये चीज मेंशन बिल्कुल कर सकते हैं, क्या? भाषा। तो किस भाषा में है, ये एक चीज इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस वाले ज्ञानाश्रय शाखा में हमको सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी, जैसे कि बहुत सारे भाषाओं का मिश्रण, बोलियों का मिश्रण, कौन सी बोलियों का? अवधी, ब्रज, राजस्थानी, इन सब बोलियों का मिश्रण देखने को मिला। ठीक है, और ये सारे लोकल बोलियां हैं, और हमने ऑलरेडी इसके पहले देखा था कि इसको स्वर्ण युग इसीलिए कहा जाता है या स्वर्ण काल, क्योंकि यहाँ जो ये जो साहित्य है वो जन मानस तक पहुंची। कारण यही था कि इनकी जो साहित्यिक रचना हुई वो किस में हुई थी? तो जन भाषाओं में हुई थी। इसके अलावा हमको प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं लिखने पर भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। आपके पास स्पेस जितना है आप उतने आप लिख सकते हैं। कोशिश करिए कि एटलीस्ट एक तो आप लिखें प्रमुख को। तो इसमें किसमें? ज्ञानाश्रय में प्रमुख हमारे हैं कबीरदास जी। इनकी जो बहुत प्रमुख रचना है वो है बिजक, जो 3 भाग में है, साखी, सबद और रमैनी। अगला रैदास, रविदास, इनकी रैदास बानी है। गुरु नानक देव का की जपूसी है। अगला जो है वो है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसे सूफी काव्य धारा भी कहते हैं, मैंने बताया था आपको। इस शाखा के मुस्लिम, अब देखो मैंने बोला ना कुछ चीजें मैंने यहाँ रखी हैं ताकि आप वो गलतियां ना दोहराएं। तो यहाँ मुस्लिम वर्ड मैंने लिखा है इंग्लिश में। तो बहुत से लोग होते हैं जिनको मुस्लिम हिंदी में लिखने में दिक्कत हुई होगी, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले को। आप बिल्कुल इस चीज को रिलेट करेंगे कि आपको मुस्लिम जो है वो हिंदी में लिखने में दिक्कत हुई होगी, तो आप वहां पर बचने के लिए ये लिख दिए होंगे या लिख सकते हैं, तो इससे बचिए। ठीक है, मुस्लिम इस प्रकार लिखा जाता है। अगर आपको मुस्लिम शब्द नहीं याद आ रहा है तो आप मुसलमान लिख दीजिए। किस प्रकार लिखना आपको मुस्लिम नहीं पता तो मुसलमान लिख दीजिए। ठीक है, तो ये गलती अवॉइड करनी है। ठीक, तो इस शाखा के मुस्लिम सूफी संतों ने ईश्वर को प्रियतम मतलब पत्नी और आत्मा को प्रेमी मानकर प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया। ठीक है, तो प्रेम के माध्यम से, यहाँ पर प्रेमाश्रय है तो वही कि हमको ईश्वर प्राप्ति चाहिए, पर कैसा? तो इसने बता दिया ईश्वर को पत्नी और आत्मा को पति, और पत्नी और पति के बीच के प्रेम को दर्शाया गया, मतलब कि ईश्वर और आत्मा के बीच के प्रेम को दर्शाया गया, और इससे ज्ञान की प्राप्ति तक पहुंचे। ठीक है, इसमें अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति है। भाषा क्या है? तो यहाँ अवधि और मसनवी शैली, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपको प्रीलिम्स वाले एग्जाम्स में या कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले तो ये चीज पूछ सकता है। जैसे आपको वीरगाथा काल, वहां से आपको ये पूछ सकता है कि डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किस काल में होता है, तो वीरगाथा काल एक आंसर। तो वैसे ये जो भाषा या शैली है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। प्रमुख कवि या रचनाएं, तो इसमें प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे, जिनकी रचनाएं आपको पता है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम नहीं है, कलम है ना, आखिरी कलम। अगला है कुतुबन, इनकी है मृगावती। स्पेस के अकॉर्डिंग आप लिखिएगा, एक ही लिखेंगे तो भी चल जाएगा काम। चलिए अगला, हमने निर्गुण देख लिया, उनके दोनों भागों को देख लिया, उपशाखाओं को। अब चलते हैं सगुण भक्ति काव्य धारा पे। तो इस धारा के कवि ईश्वर के साकार रूप मानव अवतार राम और कृष्ण तथा उनकी लीलाओं की पूजा करते हैं। तो यहाँ हमको किसके बारे में मिलेगा? तो कृष्ण जी और राम जी के बारे में यहाँ देखने को हमको मिलेगा। ये मूर्ति पूजा, कीर्तन और भक्ति के व्यवहारिक रूपों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा कर रहे हैं इसलिए हम इसमें सगुण देख रहे हैं, जिनका कोई रूप होगा। ठीक है, निराकार नहीं होगा, यहाँ आकार होगा। इसे 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। रामाश्रयी शाखा, जिसे राम काव्य धारा भी आप कह सकते हैं। दूसरा है कृष्णाश्रयी शाखा, जिसे हम कृष्ण काव्य धारा भी कह सकते हैं।
क्या है इस शाखा में? तो इस शाखा के कवि भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श चरित्र के उपासक हैं। तो अपने आदर्श चरित्र किसे माना जाएगा इस शाखा में? आचार्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को। इनकी भक्ति में दास्य भाव मतलब सेवक और स्वामी का भाव, ठीक है, सेवक और स्वामी का संबंध या भाव मुख्य रूप से विद्यमान था। भाषा देखेंगे तो यहाँ प्रयोग होगी अवधी और ब्रजभाषा। प्रमुख कवि हैं तो यहाँ के प्रमुख कवि आपके तुलसीदास जी हैं, जिनकी रचनाएं हमको पता है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, ये सब है, दोहावली, ये सब इसमें हम देखेंगे। नाभादास की जो है उनका भक्तमाल, अग्रदास राम ध्यान मंजरी। कृष्णश्री शाखा या कृष्ण काव्य धारा की अवधारणा है कि इस शाखा के कवि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और मधुर रूप के उपासक थे। तो वहां राम जी को और यहाँ श्री कृष्ण जी को उपासक माना गया। इसमें कौन सा भाव? तो सख्य भाव, मतलब कि यहाँ प्रभु के बीच में, प्रभु और क्या बोल सकते हैं, उपासक के बीच में किस चीज को देखा गया? तो दास्य भाव को देखा गया कि स्वामी और दास की भाव दिखी। यहाँ वही जो है वो सख्य भाव मतलब मित्रता का भाव, मतलब कि श्री कृष्ण जी के में और उनके उपासकों के बीच में ये भाव जो है वो देखने को मिली। और माधुर्य भाव मतलब प्रेम की प्रधानता है। इन शब्दों का प्रयोग आपको नंबर दिलाएगा, ठीक है। भाषा तो शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा, यहाँ ब्रजभाषा का प्रयोग बहुत ज्यादा देखने को मिला, ठीक है। कवि तो इसमें प्रमुख कवि थे सूरदास। अष्टछाप के जहाज, मैंने ये जो शब्द है वो जानकर लिखा है, इन फ्यूचर आपको अष्टछाप के कवि पूछ सकता है, तो ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप बिल्कुल सोच सकते हैं किस पे, इस टॉपिक के ऊपर। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ठीक है। अगली जो कवित्री है वो है मीराबाई, जिनकी है पदावली, नरसी जी का मायरा, रसखान जी का है सजान रसखान और प्रेम वाटिका, ठीक है। हालांकि ये जो रचनाएं हमने देखी, ये जो हमने इसका आंसर देखा वो काफी लंबा हमने देखा, क्योंकि यहाँ स्पेस इनफ था, तो मैंने इसको बिल्कुल इस तरीके से लिख दिया। आपके पास क्या स्पेस है वहां, तो आप उसको उस तरीके से लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आपने सगुन लिखा, उसके बारे में आपने 2 लाइन लिख दिया, ठीक है, उसके बारे में आपने बता दिया। फिर आपको बताना है किनको, प्रेमाश्रय या ज्ञानाश्रय को, तो आप इसको कॉलम के माध्यम से भी बता सकते हैं, प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय को, ठीक है। बहुत कम स्पेस लेगा ये और आप दोनों ही कंपेयर फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ भाषा लिखिए साइड में, वही भाषा आप इन दोनों के बता दीजिए। तो ऐसे आंसर राइटिंग आप करेंगे तो इफेक्टिव भी है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत प्यारा भी लगेगा और आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा फिर अगेन निर्गुण करेंगे आप, यहाँ निर्गुण में ये है ना, निर्गुण में प्रेमाश्रय या ज्ञानाश्रय, और यहाँ फिर आप सगुण डालकर सेम काम कर सकते हैं। क्या सेम काम कर सकते हैं? आप सगुण में कॉलम खींच दीजिए, यहाँ आप राम भक्ति या फिर रामाश्रय और कृष्णश्रय शाखा डालकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कम स्पेस यहाँ आपको लगना है और आप सारी चीजों को यहाँ कवर कर सकते हैं। तो ऐसे आंसर राइटिंग करना बहुत अच्छा माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रचनाओं के रचनाकारों को लिखिए। तो रचनाकारों के नाम हमको यहाँ लिखने हैं। इस बार रचनाकारों को भी बहुत कठिन नहीं पूछा गया, बहुत इजी, बहुत सरल पूछा गया था, ठीक है। केवल एक आध क्वेश्चन आपको बहुत टफ देखने को मिलेगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे। रोशनी का घोषणा पत्र, तो रोशनी का घोषणा पत्र जो है ये है नारायण लाल परमार की रचना, नारायण लाल परमार, ठीक है। इनको बाल कवि के नाम से भी जाना जाता है। नौकर की कमीज, तो नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल, ये बहुत ऑब्वियस था। इनकी रचना अभी पूछी जानी बहुत ऑब्वियस थी, प्रीलिम्स में नहीं मिला पर मेंस में ये आपको देखने को मिल गया, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। अगला है राम बनवास, ये है श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना, श्यामलाल चतुर्वेदी। अगला जो है दियना के अंजोर, तो दियना के अंजोर जो है वो है शिव शंकर शुक्ल, शिव शंकर शुक्ल, ठीक है। दियना के अंजोर, तो दिया से आप पूजा कर रहे हैं शिव जी की, तो ऐसे याद करके आप शिव शंकर शुक्ल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे।
अगला जो है, अब यहाँ रचनाकारों की एक एक रचनाओं का नाम लिखना था। ये कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि अगर आपको इन साहित्यकारों के नाम पता है तो इनकी एक आध रचनाएं भी आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला गुलशेर खां शानी क्या है, सांप और सीढ़ी, एक लड़की की डायरी, शाल वनों के द्वीप और काला जल। काला जल एक उपन्यास है। इन चारों में भी ये दो जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। सॉरी। अगला जो है वो है गंगा प्रसाद गुप्त बरसैया। ये आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हर साल एक आध साहित्यकार वो आपको ऐसे दे सकते हैं जो बिल्कुल कठिन हो, पर इनकी जो रचना है वो आधुनिक काव्य संदर्भ और प्रकृति है। माधवराव सप्रे का ये रचना तो आप सभी को पता है, एक टोकरी भर मिट्टी। और नारायण लाल परमार का है सूरज नहीं मरे, कांवर भर धूप, कस्तूरी यादें। देखिए अगेन, यहाँ नारायण लाल परमार के बारे में ऑलरेडी दिया था, रोशनी का घोषणा पत्र, और यहाँ भी उसने वही काम किया। तो इस बार ये पैटर्न जो है वो बहुत ऑब्वियस देखने को हमको मिला है कि सेम सेम चीजों से क्वेश्चंस हैं। चलिए भाई, अब चलते हैं हम गद्यांश की तरफ। अप्रोच क्या रखना है गद्यांश का, ठीक है, गद्यांश को पढ़ने का, या फिर आप आगे देखेंगे एक और क्वेश्चन जो अगेन एक अपठित गद्यांश रहेगा, तो इसको पहले मैं आपको बताती हूँ। अपठित गद्यांश और गद्यांश में थोड़ा सा अंतर है। अप्रोच देखिएगा, ठीक है, तो गद्यांश के सार लगभग 1/3 शब्दों में आपको लिखना है और उसके उपयुक्त शीर्षक को लिखिए। तो ये दो प्रश्न आपके बन रहे हैं, ये 2 नंबर का और ये 6 नंबर का। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो ये रखता है, पर इसमें आपको नंबर उतने नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि ना ही कोई शीर्षक आइडियल है, ना ही कोई सारांश आइडियल है। ठीक है, यहाँ आप कोशिश कर सकते हैं अपना बेस्ट देने की। तो अप्रोच ये रखना, पहले तो आप पूरे गद्यांश को पढ़िए, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़िए। आपको कुछ लग रहा है कि हाँ, पहले बार में तो एक जनरल रीडिंग करिए, दूसरे बार में रीड करते समय आपको लग रहा है कि हाँ मैं अपने सारांश में ये शब्द को बिल्कुल रखूंगा, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। कुछ भी चीज आपको लग रहा है कि हाँ इस वाले पॉइंट को मुझे वहां डालना ही है, तो हो सकता है आप उसे से पूरे फ्रेज को अंडरलाइन कर लीजिए, या तो फिर कोई शब्द को आपको रखना है तो आप उसको अंडरलाइन करते चलिए। फिर आप दोबारा रीडिंग करिए, 2 से 3 रीडिंग आपको करनी ही चाहिए। एक अच्छे सारांश तक पहुंचने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। चलिए इसको रीड करते हैं। व्यवहार हो या परमार्थ, चित्त की एकाग्रता के बिना उसमें सफलता मिलना कठिन है। ठीक है, ये तो सही है। चित्त की एकाग्रता, मन में आपकी एकाग्रता नहीं होगी तो आपको कुछ भी सफलता मिल सकती है क्या? तो नहीं, उसमें सफलता मिलना कठिन है। यदि चित्त एकाग्र रहेगा तो फिर सामर्थ्य की कभी कमी ना पड़ेगी। 60 वर्ष के बूढ़े होने पर भी किसी नवजान की तरह आप में उत्साह और सामर्थ्य दिख पड़ेगा। ठीक है, मनुष्य जो जो बुढ़ापे की तरफ बढ़े त्यों त्यों उसका मन अधिक मजबूत होता जाना चाहिए। तो इन 2-3 पैराग्राफ में आपने ये सीखा, चित्त की एकाग्रता के बारे में बात की है, यहाँ मनुष्य को जोड़ा गया है उससे, किस तरीके से कि बूढ़े होने के बाद भी उनकी जो उत्साह या सामर्थ्य है वो बिल्कुल नौजवान की तरह होगा। कब? जब एकाग्रता हमको देखने को मिलेगी। आगे है, फल को ही देखिए ना। ठीक है, फल की इसमें क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल दे रहा है, उदाहरण दे रहा है और समझा रहा है कि फल को ही देखिए ना, पहले वह हरा होता है, फिर उसका मन अधिक मजबूत होता जाना चाहिए और मिट जाता है। इसका गद्यांश है वो इस पे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इसमें एरर है, मैं आपको रीड करके बताती हूँ। हाँ, तो देखिए, मनुष्य जो जो बुढ़ापे की तरफ बढ़े त्यों त्यों उसका मन अधिक मजबूत होता जाना चाहिए। ठीक है, ये हम देखेंगे, ये जो हमने देखा यहाँ तक। अब फल को ही देखिए ना, इसके बाद का सुनिए। पहले वो हरा होता है, ठीक है, तो फल कैसा होता है? हरा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है उसमें, तो सुनेंगे, फिर पकता है, फिर सड़ता है, गलता है और मिट जाता है। तो फल को उदाहरण देते हुए कहा पहले वो हरा होगा, ठीक है, हरा है तो फिर वो पकेगा, फिर वो सड़ेगा और सड़ने के बाद वो फल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, परंतु उसका भीतर का बीज उत्तरोत्तर कड़ा हो जाता है, पर जो उसके अंदर का बीज है, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हम देख सकते हैं उसके अंदर का जो बीज है वो उत्तरोत्तर मतलब बाद, उत्तर मतलब बाद, तो उत्तरोत्तर कड़ा पकता है, रहता है, कड़ा ही रहता है। ठीक है, ये मिक्स हो चुका है ना थोड़ा सा, तो आप इसको पीडीएफ से देख सकते हैं, इस स्टैंडर्ड पीडीएफ से आप कहीं से देखिएगा इसको। आगे का मैं पढ़ देती हूँ। यह बाहरी शरीर
यह बाहरी शरीर सड़ जाएगा, गिर जाएगा, परंतु बाहरी शरीर फल का सार सर्वस्व नहीं है। उसका सार सर्वस्व उसकी आत्मा तो है। ठीक है, यही बात शरीर की है। शरीर भले ही बूढ़ा होता चला जाए, परंतु स्मरण शक्ति को बढ़ती ही रहनी चाहिए। तुम्हारा जो ज्ञान, विद्या या स्मृति है वह तुम्हारा बीज है। बीज होने का मतलब है जो उत्तरोत्तर काल तक के आपका रहे, जो खत्म ना हो। तो किसको बोल रहा है ये बीज? तो ज्ञान को बोल रहा है, विद्या को बोल रहा है और स्मृति को बोल रहा है। तो किसी मनुष्य के ज्ञान, स्मृति या विद्या को ये बीज कह रहा है। बीज की उपाधि दे रहा है, कारण आपको पता है क्यों? शरीर बूढ़ा होने से जो जो ढीला पड़ता जाए, त्यों त्यों आत्मा बलवान होती जानी चाहिए। इसके लिए एकाग्रता आवश्यक है। ठीक है, तो अब इस पूरे गद्यांश में आपको ये सीखने को मिल रहा है, आत्मा के बारे में बात की गई है। ठीक है, आत्मा को किस प्रकार देखा गया है? चित्त या आत्मा को बोला है एकाग्र रहने को। अगर वो एकाग्र है तो आपको सफलता मिलेगी। एक फल के उदाहरण से आपको ये समझाने की कोशिश की है। और मानव के विद्या, स्मृति, ज्ञान, इनको तो आप ये 3 शब्द बिल्कुल रख सकते हैं अपने उसमें। ठीक है, सारांश में इनको बीज कहा गया है मानव का बीज कहने का मतलब, बीज को इसके पहले कहा गया था कि वो क्या होगा? उत्तरोत्तर कड़ा ही रहेगा। ठीक है, वो कभी ढीला नहीं पड़ सकता, कभी मिट नहीं सकता, इस प्रकार। तो शरीर बूढ़ा होने से जो जो ढीला पड़ता जाए, त्यों त्यों आत्मा बलवान होती जानी चाहिए। भले ही आपका शरीर बूढ़ा होता जाए, पर आपका जो आत्मा है वो आपके शरीर के बूढ़े होने के साथ साथ क्या होती जाएगी? और बलवान होती जाएगी। इसी चीज के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? एकाग्रता की आवश्यकता है। ठीक है, अगेन ये हो सकता है कि आप इसमें शीर्षक कुछ और डाल रहे होंगे, बिल्कुल वो भी सही है। इससे अच्छा बेटर शीर्षक भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ मैंने शीर्षक डाला है आत्मा का विकास और जीवन में उत्साह। क्यों? क्योंकि यहाँ इसने बूढ़े वगैरह से यहाँ पर बात की गई, तो बूढ़े के मन, उनके बारे में नवजान से कंपेयर, तो इसके कारण मैंने ये जीवन में उत्साह भी डाला और आत्मा का विकास। ठीक है, सारांश देखते हैं जो आपको लगभग लिमिटेड वर्ड्स में ही लिखने होते हैं। मनुष्य को जीवन में सदैव उत्साह और उमंग बनाए रखनी चाहिए। शरीर जो है वो नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है और सार तत्व है। जैसे फल नष्ट हो जाता है किंतु उसका बीज सुरक्षित रहता है, वैसे ही शरीर वृद्ध होकर समाप्त हो जाता है। पर मैंने बोला ना, वो आप 3 शब्द बिल्कुल लिखेंगे, ज्ञान, विद्या और स्मृति। ज्ञान, विद्या, स्मृति और आत्मिक शक्ति बनी रहती है। इसलिए बुढ़ापे में भी निराश ना होकर आत्मविकास और उत्साह को बनाए रखना चाहिए, क्या आवश्यक है। ठीक है, तो ये है इसका एक आइडल सारांश, जिससे आप सीख सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं। अप्रोच ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब चलते हैं अपठित गद्यांश की तरफ। अपठित गद्यांश का अप्रोच कुछ इस प्रकार होगा कि आप पहले इसमें क्वेश्चंस को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को आप पहले देखिए, ताकि आप जब पैराग्राफ रीड करने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ क्वेश्चंस के आंसर वहां आपको मिलते जाएं और आप वहां थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। तो अपठित गद्यांश में पहला काम होना चाहिए कि आप क्वेश्चन रीड करने के लिए आइए। ठीक है, क्वेश्चन रीड करने आइए। क्वेश्चन को 1 या 2 बार रीड करिए। पहले पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन को। हमारी आत्मा किसके लिए छटपटाती है? हम दिन रात किसकी सेवा में लगे रहते हैं? माँ को मिठास का स्वाद कब चखने को मिलता है? देहबद्ध आत्मा का आशय लिखिए और रेखांकित पंक्ति की व्याख्या लगभग 100 शब्दों में कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर रहे हो, बाकी 4 आप देख लो। 1 नहीं 2 बार इस क्वेश्चन को आप रीड करेंगे। उसके बाद क्या करना है, अब जाएंगे हम पैराग्राफ रीड करने के लिए। चलिए करते हैं। हमारी आत्मा व्यापक होने के लिए छटपटाती रहती है। हो गया, मिल गया आपको आंसर यहाँ। लेकिन अगर आप पहले ही गद्यांश पढ़ते और फिर क्वेश्चन पढ़ने जाते तो आपको देखना पड़ता कि हाँ ये वर्ड मैंने कहीं तो देखा है, पर आप उसको ढूंढते, उसमें आपका टाइम एक वेस्ट होता है। तो अप्रोच ये रखेंगे हम कि पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे गद्यांश को रीड आउट करने के लिए। वह चाहती है कि सारे जगत को गले लगा ले। कौन? आत्मा चाह रही है, परंतु हम उसे बंद कर देते हैं। आत्मा को हमने कैद कर रखा है। सवेरे से लेकर शाम तक हम देह की सेवा में लगे रहते हैं। किसकी सेवा में लगे रहते हैं, ये भी एक प्रश्न था। तो देह की सेवा में लगे रहते हैं। दिन रात यही विचार कि मेरा यह शरीर कितना मोटा हुआ है, कितना दुर्बल हो गया, मानो संसार में कोई दूसरा आनंद ही नहीं रह गया। भोग और स्वाद का आनंद तो लोगे या नहीं, स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी
भरी थाली दूसरे भूखे मनुष्य को दे देने में जो आनंद है उसका अनुभव करो। ये बात तो बड़ा सही कहा है, ठीक है। ये आप भी कभी फील करिएगा कि खुद भूखे रहकर किसी ऐसे इंसान को आप खिलाइए जो भूखा है, तो आपको उससे ज्यादा जो तृप्त है आपका मन, वो कभी नहीं होगा, ठीक है। ये काम आप खुद करके देखिए, उसके स्वाद को चखो, चखिएगा भाई। माँ जब बच्चे के लिए कष्ट उठाती है तब उसे इस मिठास का थोड़ा सा स्वाद चखने को मिलता है। देखिए यहाँ आ गया, ये स्वाद चखने को मिलता है। माँ के कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा है तो आपको ये आंसर मिल गया। मनुष्य अपना कहकर जो संकुचित दायरा बनाता रहता है उसमें भी उसका उद्देश्य अनजाने यह रहता है कि वह आत्मविश्वास का स्वाद चखे, क्योंकि देहबद्ध आत्मा, ये शब्द आपको मिला, देहबद्ध आत्मा कुछ देर के लिए थोड़ी उससे बाहर निकलती है, परंतु यह बाहर आना किस प्रकार का है? ठीक वैसा जैसे कि जेल की कोठरी के कैदी का काम के बहाने जेल के अहाते में आना, ठीक है। तो देहबद्ध आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार उसको माना जा रहा है, संज्ञा कर रहे हैं जेल की कोठरी से किसी मनुष्य की। परंतु आत्मा का काम इतने से नहीं चलता, आत्मा को तो मुक्तानंद चाहिए, और ये जो है अंडरलाइन है आपका, ठीक है। मैं 2 बार अंडरलाइन कर लेती हूँ। वो जो लास्ट क्वेश्चन था आपका जिसमें रेखांकित पंक्ति को स्पष्ट करना था, तो वो आपकी ये पंक्ति है, आत्मा को तो मुक्तानंद चाहिए, ठीक है। मुक्त आनंद मतलब की है वो मुक्त हो जाए और आनंद के साथ रहे। तो आप अब देख सकते हैं इस तरीके का अप्रोच रखने से आपको आंसर तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब आप जाइए क्वेश्चन रीड करने के लिए। हमारी आत्मा किसके लिए छटपटाती है? तो किसके लिए? हाँ, हमारी आत्मा व्यापक होने के लिए, व्यापक मतलब बढ़ने के लिए, फैलने के लिए छटपटाती है, और इसके साथ आप लिख सकते हैं सारे जगत को गले लगाने के लिए। तो हमारी आत्मा समस्त जगत को प्रेम पूर्वक गले लगाने और व्यापक बनने के लिए छटपटाती है। हम दिन रात किसकी सेवा करते हैं? तो देह की सेवा करते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, माँ को मिठास का स्वाद कब चखने को मिलता है? जब माँ अपने बच्चों के लिए कष्ट उठाती है और उनका पालन पोषण करती है, तब उन्हें इसका स्वाद चखने को मिलता है। देहबद्ध आत्मा का आशय लिखिए। ये बिल्कुल आप वहां इसके बारे में बात नहीं की गई है किसकी, देहबद्ध आत्मा की, पर वहां आप समझकर इस चीज को लिख सकते हैं। तो देहबद्ध आत्मा का आशय है वह आत्मा जो शरीर, अहंकार और सांसारिक बंधनों से सीमित होकर बंधनों से सीमित होकर रह गई हो, ठीक है। देहबद्ध नाम से क्या क्लियर है? ऐसी आत्मा जो देह में बंध गई हो, देहबद्ध हो चुकी है। अगला है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या लगभग 100 शब्दों में कीजिए। तो है, आत्मा को भी मुक्तानंद चाहिए। देखते हैं, इस पंक्ति का आशय है कि आत्मा का वास्तविक स्वभाव स्वतंत्रता, प्रेम और आनंद प्राप्त करना है, ठीक है। ऑब्वियसली ये है। मनुष्य प्रायः शरीर और भौतिक सुखों में ही उलझा रहता है, जिससे उसकी आत्मा संकुचित हो जाती है। आत्मा सीमित स्वार्थों से ऊपर उठकर समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम, करुणा और सेवा का भाव चाहती है। जैसे जेल में बंद व्यक्ति स्वतंत्र होने की इच्छा रखता है, उसी प्रकार देह और अहंकार के बंधनों में बंधी आत्मा भी मुक्ति और परम आनंद की आकांक्षा करती है। इसलिए मनुष्य को आत्मिक विकास, परोपकार और व्यापक मानवता की भावना अपनाकर आत्मा को मुक्तानंद की प्राप्ति करानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपको 100 शब्दों में लिखना था, तो यह सारांश की तुलना में ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पत्र वाले सेक्शन में। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। पत्र के महत्व को बतलाते हुए अपने पिताश्री को अपने महाविद्यालय में संपन्न वार्षिक समारोह का विवरण लिखें। अब ये जो प्रश्न है वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स पूछा था। काफी कुछ समय से हमको ये देखने को मिल रहा था कि पत्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। उसमें से एक प्रकार का ये पत्र है जो पूछा नहीं जा रहा था। तो कौन सा? तो औपचारिक और अनौपचारिक। तो ये अनौपचारिक प्रकार का पत्र, काफी समय से केवल औपचारिक पत्र को ही पूछा जा रहा था, बहुत समय पहले, ठीक है। जो आपके पुराने एग्जाम पैटर्न या एग्जाम सिलेबस के थे उसके अकॉर्डिंग आपको अनौपचारिक पूछा जाता था। काफी समय बाद ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन कठिन तो नहीं है, पर क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था तो शायद 2 मिनट के लिए जो एस्पिरेंट्स एग्जाम देते समय थोड़ा सा पॉज लिए होंगे। चलिए, तो पहले तो हमको पत्र के महत्व को बतलाना है, उसके बाद हम पत्र पे जाते हैं। तो यहाँ मैंने पॉइंट वाइज मेंशन किया, आपको ये सब नहीं लिखना है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इस तरीके का रख सकते हैं। संचार का
प्रभावी माध्यम, साइड हेडिंग डालिए, बिल्कुल एक लाइन में उसको डिस्क्राइब करने जाइए, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव आंसर राइटिंग होगा आपके लिए। तो क्या है, संचार का प्रभावी माध्यम है क्या, पत्र, ठीक है, ये हमको पता है। अगला है भावनाओं की अभिव्यक्ति होगी पत्रों के द्वारा, आप बाकी रीड आउट कर सकते हैं। संबंधों को मजबूत बनाना, परिवार मित्र समाज में जुड़ाव बनाए रखता है। औपचारिक कार्यों में उपयोगी, ठीक है, तो औपचारिक कार्यों में इसका उपयोग करने हमको मिल सकता है, ठीक है। औपचारिक मतलब कार्यालय, विद्यालय, सरकारी कार्य, इन सब में भी। स्थायी रिकॉर्ड, तो पत्र लिखित प्रमाण के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। भाषा कौशल का विकास, तो लेखन शैली और अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ती है इससे। अगला है सूचना पहुंचाने का साधन, तो ये काम तो इसका है ही पत्र का, और है व्यक्तित्व विकास में सहायक। तो स्पेस को देखते हुए आप इनमें से 4-5 पॉइंट को तो एटलीस्ट लिख ही सकते हैं। इस बार जो पत्र वाला सेक्शन था उसमें ये देखने को मिला, पिछले साल भी ये तो आपको पता होगा कि जो पत्र वाला सेक्शन है वो ब्लैंक मिल रहा है, ठीक है। यूपीएससी में जैसे ब्लैंक पेपर मिलता है ना, वैसे केवल पत्रों वाले सेक्शन में लैंग्वेज में, मतलब लैंग्वेज में भी क्या, हिंदी में आपको ब्लैंक स्पेस जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पत्र लिखने के समय स्पेस बहुत कंजस्टेड हो जाता था और आप पूरा लिख भी नहीं पाते थे। तो ये आपको एक फायदा मिल रहा है, जो बहुत अच्छे फायदे हैं। इस बार लगभग 1 पेज से 1.25 पेज आपको देखने को मिला है हर क्वेश्चन में, ये ऐसा सुनने को था। तो देखते हैं आगे, पत्र को लिखते हैं हम। वहां मेंशन कर दिया जाता है कि आपको इसमें अपने शहर के नाम को या किसी मानव के नाम को यहाँ मेंशन नहीं करना है, तो आप बचिएगा उस चीजों से। तो शहर XYZ, ठीक है। दिनांक डाल सकते हैं, आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आशा है आप सकुशल होंगे, मैं भी यहाँ छात्रावास में पूर्णतः स्वस्थ हूँ और मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, ठीक है। कभी भी अनौपचारिक प्रकार के पत्रों का जो शुरुआत होता है वो इस प्रकार ही होता है, ठीक है। इसी पत्र के माध्यम से मैं आपको अपने महाविद्यालय में कल संपन्न हुए वार्षिक समारोह का विवरण देना चाहता हूं। हमारे कॉलेज प्रांगण को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। मैंने आपको बताया कि मैं कुछ चीजें एरर रखी हूं, उसमें से एक था ये कॉलेज, ठीक है। तो आप कॉलेज ना लिखकर, आपको एग्जाम में दिया है आपके उसमें महाविद्यालय शब्द, तो आप महाविद्यालय ही लिखेंगे, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा। तो महाविद्यालय प्रांगण को बहुत ही सुंदर सजाया गया था। समारोह का आरंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसके बाद छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें शास्त्रीय नृत्य, लघु नाटक और समूह गान शामिल थे। मैंने भी अपने साथियों के साथ एक समूह नृत्य में हिस्सा लिया था। अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य और मुख्य अतिथि ने मेधावी छात्र छात्राओं को उनकी शैक्षणिक और खेलकूद की उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्रदान किया या पुरस्कृत किया। इस शानदार आयोजन को देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली और आपकी बहुत याद आई। घर में माता जी को, ये लास्ट में ये ग्रीटिंग भी अपने बाकी रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स के लिए हम रखते हैं। तो घर में माता जी को प्रणाम और छोटों को प्यार, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में, आपका प्रिय पुत्र। आप फिर वहां नाम मेंशन नहीं कर सकते। तो ये तो एक ऐसा पत्र है जिसे आप खुद से बहुत अच्छा भी लिख सकते हैं। क्या चीजें डालनी है वो आपके ऊपर रहेगा। तो आप वहां बिल्कुल ये डाल सकते थे कि ये परफॉर्मेंस हुआ है, तो आप उसके बारे में डिटेल दे रहे हैं। अच्छा, एक सीक्वेंस में ही हमको देना होता है ना। तो आपने पहले ये बताया कि मुख्य अतिथि आए, दीप प्रज्वलन हुआ, सरस्वती वंदना की गई, फिर उसके बाद जो है शुरू हुई कार्यक्रम, रंगारंग जो कार्यक्रम है वो, फिर उसके बाद मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। तो बस एक सीक्वेंस का आप ध्यान रखेंगे, ये सीक्वेंस में ही लिखना है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, पर एक आइडियल पत्र लिखने का ये एक सही तरीका होता है। अगला प्रश्न है, पत्रों के प्रकार बतलाते हुए संक्षिप्त विवरण दे। तो पत्रों के प्रकार में ये किस पत्रों की बात कर रहा है, तो मैंने इस तरीके का लिखा है, आप इसको आंसर राइटिंग फॉर्म में रखेंगे। तो औपचारिक है, दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, तो जो सूचनाओं, तथ्यों, जानकारियों आदि के आदान प्रदान के लिए लिखा जाए, इसे हम कहते हैं औपचारिक, जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध ना हो। तो कोई हमारा निजी पारिवारिक संबंध नहीं होना चाहिए। शासकीय पत्र, अधिसूचना आदि, ये सब क्या है, प्रकार है किसके, तो औपचारिक पत्र के। वो उदाहरणों में था, ये उदाहरण है ये। अगला, अब
और अनौपचारिक पत्र क्या है, तो अपने निजी संबंधों के आधार पर जो हम पत्र लिखते हैं जिसमें व्यक्तिगत संबंध होते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ये देखिए एक दूसरा अगला जो एरर है वो ये है, आपकी आदत होती है एग्जाम्पल इस प्रकार लिखने की, पर क्योंकि ये पेपर किसका है, तो ये पेपर आपके लैंग्वेज का है और हिंदी लैंग्वेज का है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा उदाहरण। ठीक है, अच्छी बात है, आप पूरा लिख पा रहे हैं तो पूरा लिखिए, वरना फिर आप ये डॉट डालकर भी छोड़ सकते हैं। अगेन इसके प्रकार है औपचारिक के, व्यावसायिक और शासकीय, दो प्रमुख प्रकार हम देख सकते हैं और अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग इसके प्रकार देखने को मिल सकते हैं। व्यावसायिक क्या है, तो व्यापारियों, फर्मों, ग्राहकों, दुकानदारों के बीच जो पत्र व्यवहार होते हैं उनके मध्य में, उसे हम कहते हैं व्यावसायिक। शासकीय क्या है, मंत्रालय, सचिवालय, विभाग, अर्धशासकीय कार्यालय, ये सब जो है वो आपके हैं औपचारिक के अंदर। शासकीय जो भी आप पढ़ते हैं इसमें, जैसे कि पृष्ठांकन हो गया, प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र, प्रपत्र, शासकीय, अर्धशासकीय, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो इसके अंदर ही आते हैं। मतलब ये वाला जो सेक्शन होता है वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, जहां से क्वेश्चन आने को देखने को मिलता है हमको। इनके प्रकारों में हम बात करें तो ये है व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत मतलब माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, इनके मध्य पत्र व्यवहार हो रहे। तो सामाजिक मतलब कि सामाजिक रूप से आप किसी पत्र का आदान प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह या जन्म अवसर पर हो गया, तो ये सब क्या है, अनौपचारिक के अंदर में सामाजिक पत्र का उदाहरण है। चलिए अच्छा, इस वाले में आप और एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आपको संक्षिप्त विवरण देने को कह रहा है, तो आपके पास अगर इनफ स्पेस है तो बहुत छोटा सा आप क्या कर सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक का प्रारूप दे सकते हैं उनको। ठीक है, ये चीज आप सारे पत्रों के लिए प्रिपेयर करके रखिए, बहुत छोटा सा प्रारूप जिसे आप मैक्सिमम जगहों पर यूज कर सके। जब भी कोई क्वेश्चन उस जगह से पूछे तो आपको वही याद किया हुआ अपना प्रारूप को लिख देना है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, परिपत्र एवं प्रपत्र को परिभाषित करते हुए अंतर को उदाहरण सहित समझाइए। तो परिपत्र को हम सर्कुलर कहते हैं और प्रपत्र, ठीक है, प्रपत्र है ये प्रपत्र, ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं परफॉर्मा, परफॉर्मा या परफॉर्मा, एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूं उनके इंग्लिश नेम पर ऐसा कुछ उसका नाम है। तो अर्थ देखते हैं, हमको बोल रहा है अंतर के साथ स्पष्ट करने, तो हम इस तरीके का कर सकते हैं, अच्छा भी है ये। यह एक सूचना या निर्देश है जो कई लोगों को भेजा जाता है, तो एक साथ कई लोगों को हम भेजते हैं, उसे हम कहते हैं परिपत्र। यह एक निश्चित ढांचा है जिसमें जानकारी भरी जाती है, मतलब जो आपके फॉर्म्स होते हैं ना, वही प्रपत्र है आपके। उद्देश्य क्या है, तो सभी को एक साथ एक ही नीति या आदेश से अवगत कराना। किसी एक मैसेज को मुझे सभी को भेजना है, तो क्या मैं उनको अलग अलग लिख के भेजूंगी, क्या नहीं, मैं किसी इंस्टीट्यूट में हूं तो मैं वहां से जारी करवा रही, तो मैं लिख दूंगी सभी के लिए है, तो वही बस इस प्रकार का है। ये क्या है, तो व्यवस्थित रूप से लोगों से विशिष्ट जानकारी या डेटा प्राप्त करना, तो डेटा को आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। प्राप्तकर्ता कौन होंगे, तो सभी कर्मचारी, विभाग या शाखाओं को भेजा जाएगा, ये तो वही प्राप्त करता है आपके। या कोई एक व्यक्ति भरता है, मतलब जिसे हम क्या कह सकते हैं एक शब्द में, आवेदक। यहाँ बहुत सारे लोगों से संबंध है, पर यहाँ केवल एक व्यक्ति से संबंध रहेगा। संरचना देख सकते हैं, इसमें पत्र की तरह पूरी जानकारी, विषय और निर्देश लिखे होते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है, इसमें शीर्षक, खाली स्थान और विकल्प होते हैं। क्यों ये सब होते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्म का पैटर्न है, आप फॉर्म फिल किए होंगे तो उसमें आपको यही सारी चीजें मिलती हैं। तो ये है, उदाहरण बताना है हमको, तो उदाहरण देखते हैं। तो ये हमारे परिपत्र का उदाहरण और ये प्रपत्र का। परिपत्र में देख रहे हैं, यदि किसी कंपनी के मुख्य कार्यालय द्वारा सभी शाखाओं को कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक करने का निर्देश भेजा जाए तो इसे परिपत्र कहा जाएगा। तो एक साथ सारे कर्मचारियों को भेजना है उस कार्यालय के, तो ये क्या है, परिपत्र है। प्रपत्र क्या है, तो बैंक में खाता खोलने के लिए दिए जाने वाले आवेदक फॉर्म या किसी परीक्षा का एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड नहीं बोल सकते, किसी परीक्षा का जो एग्जाम फॉर्म आप फिल करते हैं वो हो सकता है। तो ये सब किसके अंदर आ रहा है, प्रपत्र के अंदर, फॉर्म फिल आपको करना है। अगला जो है वो है विवरणात्मक प्रतिवेदन किसे कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, प्रतिवेदन के प्रकारों से क्वेश्चन हमेशा हमको देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार इस बार इससे पूछा है, विवरणात्मक प्रतिवेदन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो
विवरणात्मक प्रतिवेदन जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट है, वह प्रतिवेदन को हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। वह लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी घटना, यात्रा, समारोह, मेले या दुर्घटना का क्रमबद्ध और आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्रमबद्ध और आंखों देखा होने का मतलब है कि आप अपने तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते, जो चीजें हुई है एग्जैक्टली आपको वो आपने रिपोर्ट में लिखनी है। इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को उस प्रसंग की सटीक और वास्तविक जानकारी देना होता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का प्रतिवेदन। ठीक है, उसने उदाहरण के सहित समझाने बोला था, हमने एक उदाहरण ये बना लिया। चलिए, विद्यालय में आयोजित बोल रहे हैं विज्ञान प्रदर्शनी, ये जो साइंस एग्जीबिशन होता है ना, ये उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखते हैं, वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 15 जनवरी 2026। ठीक है, डेट को भी आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। स्थान जो है वो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्लेस मत लिखना, रायपुर छत्तीसगढ़ ये सब लिखने से बचना। प्रस्तावना, हमारे विद्यालय में इतने फरवरी को वार्षिक, ये सब आपको डेट्स यहाँ लिखना पड़ सकता है क्योंकि आप बता रहे हो रिपोर्ट में कि ये तारीख है करके। तो विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजित किया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना था। मुख्य विवरण क्या है? ठीक है, ये इस प्रकार ही रखते हैं ना हमारे रिपोर्ट राइटिंग को हम। मुख्य विवरण है, कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10 बजे मुख्य अतिथि और विद्यालय के प्राचार्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विज्ञान से जुड़े लगभग 50 कार्यशील मॉडल प्रदर्शित किए। ठीक है, यहाँ ये जो लिखा है इसको आप अवॉइड करेंगे इंग्लिश में लिखना। प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षणों में चंद्रयान 3 का मॉडल और सौर ऊर्जा से चलने वाली स्मार्ट सिटी और वर्षा जल संचयन की तकनीक शामिल थी। मुख्य अतिथि, वही अगेन आपको यहाँ नाम छोड़ देना है। स्थानीय वैज्ञानिक ने प्रत्येक मॉडल का अवलोकन किया और छात्रों के प्रयासों की खूब सराहना की। निष्कर्ष, एक अच्छे प्रतिवेदन की खासियत ये होती है कि आप उसमें निष्कर्ष जरूर डालिए। ठीक है, तो निष्कर्ष में आप अपने ओपिनियन को रख सकते हैं कि आपको इस पूरे विवरण से क्या समझ में आया, क्या आप प्रतिवेदन से निकाल पा रहे हैं। तो ये हमारा रहता है, हम अपना जो लिख रहे हैं। यह आयोजन पूरी तरह सफल रहा। इस प्रदर्शनी ने न केवल छात्रों के आत्मविश्वास और व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाया, बल्कि वहां उपस्थित सभी अभिभावकों और अन्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति गहरी रुचि भी पैदा की। अंत में प्राचार्य महोदय ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया। ठीक है, आवेदक फिर आप डाल सकते हैं ABC। ये जो क्वेश्चन था ये मुझे लगा कि इस बार आउट ऑफ द बॉक्स था। आपको शायद ये पित पत्रकारिता नहीं पता होगी। ठीक है, तो ये 4 नंबर के लिए पूछा गया था, तो एक अच्छा खासा नंबर आपको यहाँ पर गंवाने को मिल सकता था, पर आपने अटेम्प्ट किया तो अच्छी बात है। पीत मतलब होता है, ये नाम से ही क्लियर है, पीत मतलब येलो जर्नलिज्म की ये बात कर रहा है। क्या होता है ये? ठीक है, तो येलो जर्नलिज्म के बारे में देखते हैं। पत्रकारिता का वह स्वरूप जिसमें समाचारों को सत्य एवं निष्पक्ष रूप में प्रस्तुत करने के बजाय, मतलब कि समाचारों को सत्य और निष्पक्ष रूप में प्रस्तुत नहीं करता, फिर किस ढंग से करता है? तो सनसनीखेज, अतिरंजित तथा भ्रामक ढंग से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली आप कह सकते हो पीत पत्रकारिता पॉजिटिव नहीं नेगेटिव टर्म है। ठीक है, कैसे करें? सनसनीखेज, अतिरंजित और भ्रामक ढंगों से आप किसी भी अपने समाचार को प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पीत पत्रकारिता। इसका प्रमुख उद्देश्य जनहित की अपेक्षा पाठकों या दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना तथा आर्थिक लाभ अर्जित करना है। आप ऐसे खबरों को आप खुद रिलेट कर पाएंगे, ऐसा कुछ देता है एकदम, तो फिर आप क्या करेंगे? तुरंत उसको ओपन करने के लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आए दिन ये आता रहता है ना कि ये वाले जो एक्टर है इनकी डेथ हो गई, किसी पॉलिटिकल पर्सन जो है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई पर्सन है, किसी बड़े उनके नाम को देता है कि उनकी डेथ हो गई, और आप तुरंत एक बार खोलकर देखते हैं कि हाँ सच में, तो वो क्या थी? खबरें झूठी रहती हैं। तो ये बस उसी का ही एक एग्जाम्पल है, आप कह सकते हैं, जो मैंने आपको बताया किसका? तो पीत पत्रकारिता का। ठीक है, इससे क्या होता है? उनको आर्थिक लाभ अर्जित होता है, गलत तरीके से बताते हैं और आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं, जो कि गलत बात है। पितृ पत्रकारिता में तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। अफवाहों को महत्व इस प्रकार नहीं लिखते हैं ना, महत्व इस प्रकार लिखते हैं, महत्व दिया जाता है, तथा कभी कभी समाचारों को तोड़ मड़ोड़ कर भी प्रकाशित किया जाता है। इससे समाज में भ्रम, तनाव और गलत जनमत का निर्माण हो सकता है। यह पत्रकारिता की नैतिकता, विश्वसनीयता और
निष्पक्षता के सिद्धांत के विपरीत है। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसको बिल्कुल अपने उसमें मेंशन कर सकते हैं। आगे है लोकतंत्र में मीडिया को, ठीक है, चौथा स्तंभ माना जाता है। आप ये डाल सकते हैं, जो चौथा स्तंभ है उसको हम कहते हैं क्या, हमारा मीडिया है, हमारे लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, इसलिए उससे सत्यनिष्ठ और उत्तरदायी आचरण की अपेक्षा की जाती है। पर आपको पता है कि हमारे यहाँ जो मीडिया है वो किस प्रकार है, मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगी, पर जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, प्रेस वाली, आपको उसमें पता है कि हमारा स्थान क्या रहा है। पत्रकारिता इस दायित्व को कमजोर करती है तथा जनता के मीडिया पर विश्वास को कम करती है। तो खुद वो अपने हाथ में अपना काम करते हैं बिगाड़ने का। निष्कर्षता जरूरी नहीं है आप लिखे, पर अगर हम शॉर्ट में देखें तो क्या, पत्रकारिता पत्रकारिता के आदर्शों के विरुद्ध है और स्वस्थ लोकतंत्र तथा जागरूक समाज के लिए निष्पक्ष एवं उत्तरदायी पत्रकारिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पत्रकारिता के बारे में था। ये क्वेश्चन शायद आपके लिए नया था, पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक आध क्वेश्चन तो वो हमको आउट ऑफ द बॉक्स देगा, जिसको हमको एटलीस्ट अटेम्प्ट करने के लिए जाना चाहिए। अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी शब्दों का लिखना। तो वीटो जो है, वीटो क्या होता है, तो इसका हिंदी जो टर्म है वो है निषेधाधिकार। ठीक है, निषेधाधिकार। ठीक है, तो निषेध अधिकार ये हम लिख सकते हैं। अगला जो है प्रीफेस, प्रीफेस का होगा प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। तीसरा है बायबैक, ठीक है, तो वही पुनर्खरीद है, ये पुनर्खरीद। चौथा है हमारा इंटीग्रिटी, ये तो बहुत इजी है, सत्यनिष्ठा आप इसको कह सकते हैं, या फिर इसके लिए एक शब्द हमारे पास यूज होता है अखंडता। अखंडता। चलिए चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करिए। तो अंग्रेजी में अनुवाद करना हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे जो आपके पास ये शब्द है, ये जो पीछे आपको शब्द दिए गए हैं उनको आप ध्यान रखिएगा, तो शायद आप इसको सही कर सकते हैं। आपके मिस्टेक क्या होते हैं, वर्ड्स आप गलत नहीं लिखते, आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ये सब आप करने के लिए जाते हैं। तो देखिए, तुलसीदास एक महान कवि थे, तो तुलसीदास, ठीक है, थे मतलब क्या, वॉज, तुलसीदास वॉज। वर्ब नहीं आएगा क्योंकि तुलसीदास सिंगल पर्सन है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज। अगर प्लूरल होते तो वर आता। तुलसीदास वॉज अ, एक बोल दिया इसलिए आपको अ डालना जरूरी है, नहीं बोलता तो अ नहीं डालते, चलता अ। महान मतलब कि क्या, ग्रेट पोएट, या ग्रेट की जगह अच्छा वर्ड आप रिनोव्ड भी यूज कर सकते हैं, तो रिनोव्ड पोएट। ठीक है, पानी गिर रहा है और यहाँ हम वह खाना खा रही है, तो अगर आपको रहा या रही है मिलता है, ठीक है, तो रहा रही अगर है के साथ मिल रहा है तो ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसमें क्या होता है, इज एम आर लगता है और वर्ब के साथ में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऐड होता है, तो ये दो चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो पानी गिर रहा है, इसका हो जाएगा इट। अब गिर रहा था बोलता तो इट वॉज होता, पर गिर रहा है तो इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, तो रेन के साथ आईएनजी लग गया। ठीक है, और क्या हुआ, तो इट जो है वो सिंगुलर था इसलिए यहाँ इज लगा, था अगर होता तो वॉस लग जाता। तीसरा है वह खाना खा रही है, तो वह से तो पता नहीं चल रहा है, पर रही का मतलब क्या है, शी, तो शी। अब रही है मतलब अगेन इज एम आर में से एक आएगा और एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है तो इज। शी इज, खा रही है का मतलब क्या, ईटिंग, शी इज इट, इट के साथ लग जाएगा आईएनजी, ईटिंग। और खाना, क्या खा रही है, खाना, तो फूड, शी इज ईटिंग फूड। हमें अनुशासन में रहना चाहिए, तो अगर आपको चाहिए टाइप का हिंदी में शब्द मिल रहा है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इंग्लिश के शुड से। तो हमें अनुशासन में रहना चाहिए, तो वी शुड बी डिसिप्लिन। हमें मतलब कि वी, चाहिए को आप रिप्लेस कर सकते हैं शुड से, वी शुड बी डिसिप्लिन्ड। ठीक है, इन वी शुड बी इनडिसिप्लिन्ड नहीं लिखेंगे ना, बी का मतलब ही क्या होता है, होना। ठीक है, तो वी शुड बी डिसिप्लिन्ड। तो ये है हमारा आज का एनालिसिस
ठीक है, हमने किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, क्या हमारा स्पेस मैनेजमेंट हो सकता है, किस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाएगा, ये सब आज हमने इस वीडियो में देखा है। इस वीडियो में हमने हिंदी लैंग्वेज को कवर किया है। आने वाले वीडियो में मैं आपको इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भी कवर कराऊंगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।